So, in this lecture, we will end the chapter 5 of the physics, that is the gravitation. अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर हम r का स्क्वायर करेंगे तो g हमारे पास g/4 हो जाएगा, 2r का स्क्वायर g/9 हो जाएगा। तो ये रिलेशंस याद करने होते हैं। एंड सेकेंडली आपने मुझसे कहा था कि आपको कुछ समझ नहीं आया। तो देखिए, इसमें डेरिवेशंस हैं। डेरिवेशंस बहुत आसान होती हैं। अगर एक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है तो अगली अगर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है तो उनके फार्मूला को लगा के पुट करके ड्राइव करो फार्मूला। जिस तरह हमने ऑर्बिटल इक्वेशन हमने ड्राइव की थी, ये वाली V0 = G r, ठीक है ना। तो ये हम इस तरीके से इसकी वैल्यूज़ भी हमें याद करनी होती हैं, 8 किलोमीटर पर सेकेंड और 29,000 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हम चीज़ों को याद करते हैं जिन चीज़ों में हमें याद करनी होती है, ठीक है। और जिन चीज़ों में हमें याद नहीं करनी होती वो चीज़ें हम समझ के पढ़ते हैं। सो इन दिस लेक्चर we have a SLO, that is explain planets have moons and they orbit around them. Explains that planets के पास जो है मून है और वो मून के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, ठीक है। सो हम इन टॉपिक्स को अच्छी तरह समझते हैं। सो प्लैनेट्स एंड मून्स की हेडिंग डालते हैं, प्लैनेट्स एंड मून। क्योंकि ये एसएलओ आपकी बुक में नहीं था तो मैंने इसको अपने नोट्स बनाए हैं और मैंने अपने नोट्स से प्रिपेयर किया है आपको पढ़ाने के लिए। सो मैनी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम हैव नेचुरल सैटेलाइट्स। आपको पता है सबके पास नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जिनको हम कहते हैं मून्स, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं। तो मून जो हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जो प्लैनेट्स के पास हैं, दैट ऑर्बिट अराउंड दैम, ठीक है ना। तो हमारे पास जो फॉर एग्जांपल मून है, हमारे पास जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। उन प्लैनेट्स के या कि हम कह सकते हैं अर्थ के अलावा हम प्लैनेट्स को कह सकते हैं कि मून जो है प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है या अराउंड के मूव करता है। फॉर एग्जांपल अर्थ के पास एक मून है, अर्थ के पास एक मून है, मगर जुपिटर के पास जो है आपके पास तकरीबन 70 मून्स हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक बेसिक डेफिनेशन थी कि प्लैनेट्स के पास मून होता है या नहीं होता, तो हमने उसको इस तरीके से समझा। सो दीज मून्स आर हेल्ड इन देयर ऑर्बिट्स, held in orbits held in orbits by the gravitational pull, by the gravitational pull of the planets जिनके अराउंड ये सर्कल फॉर्म में मूव करते हैं मून्स, ओके। सो वी हैव अ टॉपिक दैट इज अनदर टॉपिक दैट वी हैव ग्रेविटेशनल फोर्स कॉजेज द प्लैनेट टू ऑर्बिट द सन, ताकि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड ऑर्बिट करें, ठीक है। और जो मून है और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के अराउंड या प्लैनेट्स के अराउंड मूव करें, ठीक है। यानी कि सन के अराउंड प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं और मून प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न or to conceptualize. So number 1 we have planets orbiting the sun. Planets orbiting the sun. Okay. So the gravitational force जो हमारे पास होती है जो कि सन की तरफ से होती है वो पुल करती है प्लैनेट्स को टुवर्ड्स द सन, ठीक है ना। सो द प्लैनेट्स जो हैं उनके पास खुद एक टेंजेंशनल वेलोसिटी होती है जो कि ट्राई करती है टू मूव द उनको खुद को टेंजेंट, यानी कि जो ऑर्बिट्स हैं सॉरी जो प्लैनेट्स हैं उनके पास टेंजेंशनल वेलोसिटी है जो कि उनको ट्राई करती है प्लैनेट्स को मूव करने के लिए इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके। ये बात मेरे सेंटेंस को नोट कर लो। द ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम द सन pulls the planets toward it, okay, number 1 point. However, the planets also have a tangential velocity that tries to move them in a straight line, number 2. दिस रिजल्ट, यहाँ पर द रिजल्ट इज अ बैलेंस बिटवीन द ग्रेविटेशनल पुल, क्योंकि दोनों की तरफ से ग्रेविटेशनल पुल आ रही है, तो दिस रिजल्ट इन द बैलेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल पुल एंड द प्लैनेट्स का जो इनर्शिया होता है वो कॉज करता है प्लैनेट्स को टू फॉलो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन। उनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स का बैलेंस होता है वो इनर्शिया क्रिएट करता है प्लैनेट्स के अंदर, और वो प्लैनेट्स को कॉज करता है प्लैनेट्स को कि वो सन के अराउंड मूव करें इन अ फॉर्म ऑफ एलिप्टिकल पाथ या फिर एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट कुछ इस तरीके का होता है, ओवल शेप्ड का होता है, ओवल शेप्ड का होता है एलिप्टिकल ऑर्बिट। एंड ये इस तरीके का आपका ओवल शेप्ड का एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है।
एंड इस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स का बैलेंस करने के ज़रिए से जो इनर्शिया पैदा होता है प्लैनेट्स का, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स को फॉलो करता है जो कि सन के अराउंड मूव करते हैं। ठीक है, अब ये तो सन की बात हो गई और प्लैनेट्स की बात हो गई, मगर अब हम मून की बात करते हैं। ठीक है, आई होप यू आर नोटिंग डाउन द मेन पॉइंट्स। द मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। सही है, मून और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट लाइक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो कि अर्थ के यहाँ पे प्लैनेट्स के अराउंड मूव करते हैं, ऑर्बिट करते हैं। तो सिमिलरली नोट कर लीजिए, द अर्थ्स ग्रेविटी पुल्स द मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स टूवर्ड्स इट। सिमिलरली द अर्थ्स ग्रेविटी, अर्थ के जो ग्रेविटी है वो पुल करती है मून को और अदर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को टूवर्ड इट। The moon and these artificial satellites have enough tangential velocity to keep them in orbit rather than falling directly to the earth. यानी कि उन मून और सैटेलाइट्स के पास टेंजेंशनल वेलोसिटी होती है जो कि उनको ऑर्बिट के अराउंड में कीप रखें, एक जगह टिका कर रखें, इसके बजाय कि वो डायरेक्टली अर्थ के अंदर फॉल कर दिए जाएं। दिस बैलेंस क्रिएट द स्टेबल ऑर्बिट्स अराउंड आवर प्लैनेट। तो ये जो हमारे पास बैलेंस है वो स्टेबल क्रिएट करता है ऑर्बिट्स का अराउंड आवर प्लैनेट। अच्छा, अब बड़े मज़े की बात है, पार्ट ए में जो हमने पढ़ा कि अर्थ आपके पास जो है टेंजेंशनल वेलोसिटी लेता है और सन आपके पास ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट करता है। यहाँ पर इसका उल्टा है मून वाले केसेस में, मून आपका टेंजेंशनल वेलोसिटी लेता है और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लेती हैं और अर्थ आपका ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट करता है। तो यहाँ पर अपोजिट इफेक्ट है इन दोनों में, तो ये बात आसानी से याद हो जानी चाहिए आपको। तो आई होप इसको आप अपने तौर पर खुद लर्न कर सकते हो। सो नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास, दैट इज कॉमेट्स ऑर्बिटिंग द सन। तो ये कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स का मतलब पता है? ओके, कॉमेट्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके पास जो हैं लार्जली पार्टिकल्स मेड ऑफ डस्ट एंड आइस, डस्ट और आइस के बने हुए होते हैं जो कि ऑर्बिट करते हैं, ऑर्बिट्स अराउंड द सन, ऑर्बिट्स अराउंड द सन, और गैसेस को रिलीज करते हैं जिसको हम कहते हैं आउट गैसेस। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉमेट्स। तो कॉमेट्स सन के अराउंड कैसे ऑर्बिट करते हैं? तो ओके, कॉमेट्स जो हैं ऑर्बिट ऑल्सो ऑर्बिट अराउंड द सन बट इन अ हाईली इलिप्टिकल पाथ्स। अर्थ की बात तो हमने की थी इलिप्टिकल पाथ्स में, मगर कॉमेट्स की अगर हम बात करेंगे तो वो हाईली इलिप्टिकल पाथ्स में, इलिप्टिकल की स्पेलिंग है ELLIPTICAL, इलिप्टिकल पाथ्स। तो कॉमेट्स हाईली इलिप्टिकल पाथ्स के ज़रिए से रिवॉल्व करते हैं। सो द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन अफेक्ट्स द कॉमेट्स, वही बात आ गई ऊपर वाली, बट बिकॉज ऑफ देयर हाई स्पीड एंड द लार्ज डिस्टेंसेस दे कवर। कौन? कॉमेट्स। दोबारा सुनो, कॉमेट्स ऑल्सो ऑर्बिट अराउंड द सन बट इन हाईली इलिप्टिकल पाथ्स। नोट कर ली दूसरी बात, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन अफेक्ट्स द कॉमेट्स। सही है। नंबर थर्ड, बट बिकॉज ऑफ देयर हाई स्पीड एंड द लार्ज डिस्टेंसेस दे कवर। कौन? कॉमेट्स। देयर ऑर्बिट्स आर मच मोर इलोंगेटेड कंपेयर टू दोज ऑफ द प्लैनेट्स। यानी कि जो प्लैनेट्स जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, कॉमेट्स का उनसे ज़्यादा हाईली इलिप्टिकल और इलोंगेटेड ऑर्बिटल पाथ होता है एज कंपेयर टू द अदर प्लैनेट्स जो कि सन के अराउंड मूव करते हैं। एंड हाईली इलोंगेटेड का मतलब कुछ इस तरह इलिप्टिकल पाथ होता है, बहुत ज़्यादा इलोंगेटेड ओवल शेप का। तो ये हमारे पास कॉमेट्स, प्लैनेट्स, सन, मून, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और अर्थ के हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स थी। सो अब हम बात करते हैं बड़ा मेन SLO, दैट इज़ द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। दैट इज़ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। अब एक ही में मेरे ख्याल से ना, ये जो मैंने टॉपिक्स अभी पढ़ा है कॉमेट्स वगैरह, इन सब से और एक्सपेंडिंग यूनिवर्स से, मेरे ख्याल से इस साल AKU में ERQ, बल्कि इस चैप्टर से आई थिंक नहीं है, बट CRQ आ सकता है और बहुत खतरनाक आ सकता है। तो इसलिए हमें इसके ऊपर ग्रिप हासिल होनी चाहिए। अच्छा, कॉमेट्स की पिक्चर आप नेट से निकालिएगा, सही है ना, ताकि आपको देखो, रिसर्च खुद करो, मैं सिर्फ समझाऊंगा, रिसर्च आपके ज़रिए। The universe is an incredibly vast expanse that contains billions of galaxies. हमें पता है यूनिवर्स के अंदर हमारे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी जो है हमारे पास
गैलेक्सीज विच विद बिलियंस ऑफ स्टार्स। हर गैलेक्सीज के पास बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, यानी कि हमारे जो यूनिवर्स है उसके अंदर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और गैलेक्सीज के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। तो आजकल क्या हो रहा है, जो करंट हमारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये सजेस्ट करती हैं दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग कंटिन्यूसली। यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग कंटिन्यूसली, ये आजकल हमारी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस में आ रहा है और ये हकीकत बात है। सो दिस मीन्स दैट द गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग अलग यानी कि दूर जा रही हैं, जब भी तो वो एलोंगेट हो रही हैं, बढ़ रही हैं फ्रॉम ईच अदर ओवर अ टाइम, टाइम के बढ़ते ही बढ़ते। सो ये जो डिस्कवरी हमारी है ये एट्रीब्यूट की जाती है टू द एट्रीब्यूशंस ऑफ, किसने डिस्कवर की थी? एडविन, वेट अ मिनट, साइंटिस्ट का नाम लिखने दें मुझे, एडविन हबल ने, इन द अर्ली 20th सेंचुरी। अभी की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, अर्ली 20th सेंचुरी में एडविन हबल ने इसको डिस्कवर किया था। अगर आपके पास क्वेश्चन आए डिस्कस दैट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, तो आप क्या लिखोगे? बिकॉज यूनिवर्स हैज़ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, these billions of galaxies have billions of stars, so the universe is expanding continuously because the galaxies are moving far away from each other, this results to the expanding of the universe। डिस्कस हो गया, पूरे नंबर मिल गए, ठीक है। सो आई होप दिस पॉइंट आपको जो है क्लियर हो चुका होगा। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, SLO यानी कि हम कह सकते हैं, ओके वेट अ मिनट, सो वी हैव डिफरेंस इन ऑर्बिट्स। तो डिफरेंस इन ऑर्बिट्स का मतलब ये है हमारे पास कि कॉमेट्स वर्सेस प्लैनेट्स, कॉमेट्स और यहाँ पर हमारे पास है प्लैनेट्स, इनमें डिफरेंस करते हैं। तो प्लैनेट्स की सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, प्लैनेट्स फॉलो नियरली, ये एसएलओ में है तो मैं डिफरेंस करवा रहा हूँ, सर्कुलर, ओके, प्लैनेट्स फॉलो नियरली सर्कुलर और स्लाइटली यानी कि बहुत थोड़ा सा, स्लाइटली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स या एलिप्टिकल पाथ्स, मैं बोलूँगा आप ऑर्बिट्स लिखो, अराउंड द सन, ये बात अभी हमने डिस्कस की। कॉमेट्स जो हैं उनके पास हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स है, क्यों है वो मैं बता चुका हूँ, बिकॉज ऑफ द लार्जर डिस्टेंसेस, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स या एलिप्टिकल ऑर्बिट्स that can make them far beyond the outer planets and then back close to the sun, okay, यानी कि दूर कर देते हैं काफ़ी, सन प्लैनेट से दूर हो जाते हैं कॉमेट्स और सन से करीब हो जाते हैं, ठीक है, कॉमेट्स सन से करीब हो जाते हैं और प्लैनेट से दूर हो जाते हैं। प्लैनेट्स में एक और है, दे ऑर्बिट इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन के अंदर ऑर्बिट या फिर रिवॉल्व करते हैं और उसको हम कहते हैं, उस सेम प्लेन को हम कहते हैं एक्लिप्टिक, एक्लिप्टिक प्लेन, सेम प्लेन जिसमें प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्लिप्टिक प्लेन। और जो कॉमेट्स हैं वो उसका उल्टा हो जाएगा, नॉट नेसेसरीली ऑर्बिट इन एक्लिप्टिक प्लेन एंड कैन हैव हाईली इंक्लाइन ऑर्बिट्स, हैव हाईली इंक्लाइन का मतलब किसी भी चीज़ पर राज़ी हो जाने वाला इंक्लाइन ऑर्बिट्स हैं उनके पास, हालांकि वो सेम नहीं रहते, मगर प्लैनेट्स हमारे पास एक्लिप्टिक पाथ को फॉलो करते हैं सेम प्लेन में, मगर हमारे पास जो कॉमेट्स हैं वो हाईली इंक्लाइन प्लेन में रहते हैं। जैसे ही आपके पास जो एक कॉमेट है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज दिस अप्रोचेस द सन, सन को रीच करता है, दे डेवलप अ टेल, एक टेल इनके पीछे से डेवलप हो जाती है, ये टेल यानी कि एक लॉन्ग इनकी, जैसे कि टेल मतलब समझ गए होंगे ना, किसी की एक लाइक फॉर एग्जांपल स्नेक है, स्नेक की टेल होती है ना पीछे से पूरी लंबी सी टेल। तो जो कॉमेट्स हैं जैसे ही सन के अराउंड जाते हैं, क्लोज जाते हैं, मैं दोबारा बना देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात जो मैं बता रहा हूँ, कॉमेट जैसे ही सन के अराउंड जाते हैं तो वो टेल अपनी ऑर्गेनाइज करते हैं इस तरीके से, ड्यू टू द सन्स हीट, क्योंकि सन की हीट बहुत होती है, सन की हीट बहुत होती है, कॉजिंग द कॉमेट्स की जो आइस होती है, मैंने बताया कॉमेट्स किससे बने होते हैं, आइस और डस्ट से,
तो वो आइस जो है आपकी वेपराइज्ड हो जाती है, वेपर्स में तब्दील हो जाती है, और वो वेपर्स होती हैं उसकी टेल। अ फिनोमिनन नॉट ऑब्जर्व इन प्लैनेट्स, ये फिनोमिनन हम ऑब्जर्व नहीं करते प्लैनेट्स में, हालांकि हम कॉमेट्स में ये करते हैं। तो ये एक और डिफरेंस हो गया हमारा कॉमेट्स और प्लैनेट्स का। तो आई थिंक हमारा यहाँ पर एसएल कंप्लीट हुआ। ओके ओके, तो हमारे पास ग्रेविटेशन चैप्टर में स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डन। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंसिस्टेंट विद न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, ये भी हम पढ़ चुके थे। और आई थिंक ये हमने शायद ज़्यादा डिटेल में आई गेस डिस्कस नहीं किया, बट आई थिंक मैंने इसकी आपको एक्सप्लेनेशन दी थी। तो अगर मैं आपसे कहूँ ना, तो आप एक काम ज़रूर कीजिएगा, आप एसएल नंबर 5.1.2 को एक्सप्लेन दैट ग्रेविटेशनल फोर्स आर कंसिस्टेंट विद न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब चाहे आप ये कहीं से भी रीड करें, मुझे इसका आंसर आप अच्छी सी तरह आप निकाल के लिख कर इसको मुझे भेजिएगा और इसको खुद समझिएगा इस एसएलओ को। एक्सप्लेन ग्रेविटेशनल फील्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ फील्ड फोर्स डन है। डिफाइन वेट एज द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड डन है। सॉल्व न्यूमेरिकल्स डन है। कैलकुलेट द मास ऑफ द अर्थ बाय यूजिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डन है, कर लिया है हमने। एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ रिलेशन टू ग्रेविटी डिक्रीज विद एल्टीट्यूड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ डन है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अंडरस्टैंडिंग द मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। एसओ नंबर 5.4.1 भी आपका होमवर्क है, और एसओ नंबर 5.1.2 भी आपका होमवर्क है। इसलिए क्योंकि मैं कुछ चीज़ें आपको होमवर्क देना चाह रहा हूँ ताकि आपको खुद उसके बारे में एनालाइज करने की कैपेबिलिटी है। एसएलओ नंबर अर्थ एंड स्पेस 5.5 के सारे टॉपिक्स कर लेंगे। प्लैनेट्स हैव मून्स एंड दे ऑर्बिट अराउंड देम। हाउ ग्रेविटेशनल फोर्सेस कॉजेस प्लैनेट्स टू ऑर्बिट द सन, मून आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स टू ऑर्बिट द सन, कॉमेट्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन। एक्सप्लेन यूनिवर्स लार्ज कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एंड एक्सपेंडिंग कंटिन्यूसली डन। ठीक है, और जो है आपका एडविन हबल की थ्योरी थी, हमने पढ़ी थी। एक्सप्लेन दैट द ऑर्बिट ऑफ अ कॉमेट डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ अ प्लैनेट। तो ये आपके पास दो एसएलओज आपको खुद सॉल्व करने हैं। बाकी चैप्टर नंबर 5 हैज़ ऑल्सो बीन कम्प्लीटेड। इंशाल्लाह द नेक्स्ट लेक्चर अब हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश, और हो सकेगा तो उर्दू। उसके बाद हम फिजिक्स केमिस्ट्री को गैप देंगे, उसके बाद हम फिर आएंगे दोबारा फिजिक्स केमिस्ट्री पर। आपको रिवाइज करना होगा, और आपके टेस्ट टॉपिक्स होंगे, मैं आपको सेंड कर दूंगा फिजिक्स के कुछ टेस्ट टॉपिक्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।